नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में खनिज पोषण भी बोल सकते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, हर एक प्लांट या फिर हम बात करें एनिमल्स की, तो उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बाहर से कुछ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है या फिर कुछ केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए हम उनको प्लांट के रेस्पेक्टिव में क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम दो तरीके से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम हेट्रोट्रोपिक और एक होता है ऑटोट्रोपिक। देखो, हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होंगी। हेट्रोट्रोपिक्स वो जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते और ऑटोट्रोपिक वो जो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ में बना पाते हैं। हेट्रोट्रोपिक्स चाहे वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो या फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दोनों के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा कि वो हर्बीवोरस है या फिर कार्निवोरस। लेकिन जो ऑटोट्रोपिक होते हैं वो अपना ऑर्गेनिक कंटेंट तो बना पाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंटेंट के लिए वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। क्योंकि सॉइल के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया इस टर्म को, मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, उस मिनरल न्यूट्रिशन का, उस जो न्यूट्रिएंट है उसका क्या सोर्स है, उसको प्लांट किस तरीके से अपटेक करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन की क्या प्रोसेस है, उसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है। इन तरीके की तमाम बातों को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम इन न्यूट्रिएंट्स की स्टडी कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। देखो, इस प्रकार से अपन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करने के लिए तीन मेथड काम में लेते हैं कि प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट्स की किस तरीके की आवश्यकता रहती है। उसके बेसिस पे अपने पास तीन मेथड है। पहला है प्लांट एज कल्चर, दूसरा है सैंड कल्चर और तीसरा है वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले वाला देखते हैं, प्लांट एज कल्चर, मतलब पादप की जो भस्म होती है उसके अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं। सिंपल सा पहले अपन को यह पता करना होगा कि प्लांट की जो एज है वो क्या होती है। सबसे पहले एज का पता लगाने के लिए, भस्म का पता लगाने के लिए एक अपन ने फ्रेश प्लांट ले लिया, उस प्लांट को ओवन के अंदर रख दिया अपन ने 60 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। होगा क्या, उसके अंदर जो वाटर वेपर होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब प्लांट का जो वेट बचता है उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं उसका। इस ड्राई वेट के अंदर कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं और जीवद्रव्य जो घटक हैं या जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बोल सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स हो सकता है और जो सेल वॉल के कंपोनेंट हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनकी प्रेजेंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे आगे, इसको वापस इस प्लांट को, जब अपन को इसकी एज का पता लगाना है तो इसको वापस से हम भट्टी के अंदर 6000 से लेकर 8000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख देंगे। होगा क्या, इसके अंदर ये जो कार्बनिक पदार्थ अभी मैंने आपको बताए थे या ये जो कंपोनेंट है ये अमोनिया के रूप में, बची हुई वाटर वेपर है उसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, इन रूप के अंदर क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब बचा हुआ अपने पास जो कंटेंट है इनऑर्गेनिक कंटेंट, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, भस्म को। तो भस्म एक तरीके से अकार्बनिक पदार्थों का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, भस्म हो गया। इनऑर्गेनिक कंटेंट का जो मिक्सचर है उसको भस्म बोल दिया। देखो, इस मेथड से हम सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि एक प्लांट के अंदर कौन कौन तरीके के अकार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट है, सिर्फ इतना ही पता लगा पाएंगे। हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि उनका प्लांट के मेटाबॉलिज्म में या प्लांट की बहुत सारी क्रियाओं में क्या रोल है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं और वो मेथड आता है सैंड कल्चर। अब देखो, ये मिट्टी का कल्चर किस तरीके से होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक किसी भी जगह से मिट्टी को ले लेंगे, उस मिट्टी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे। HCl से जब ट्रीट करेंगे तो उस मिट्टी के अंदर प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे वॉश आउट हो जाएंगे, बह जाएंगे। अब मिट्टी के अंदर किसी भी तरीके का मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उस मिट्टी को अलग अलग गमलों में ले लेंगे और उसके अंदर अपने पास जो भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो डाल देंगे। अपने पास जो मिनरल न्यूट्रिशन जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हर पौधे के अंदर इस तरीके का मिनरल न्यूट्रिशन डालेंगे कि उसके अंदर एक या एक से अधिक जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी रहे। तो जैसे ही उन न्यूट्रिएंट की कमी वाले सॉल्यूशन को हम उन प्लांट्स के अंदर डालेंगे, आपको पता है जिस भी मिनरल न्यूट्रिशन की कमी होगी वो प्लांट उस तरीके के सिम्टम को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर उस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इस न्यूट्रिएंट की कमी से प्लांट के अंदर इस तरीके की डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये अलग अलग तरीके से हम अलग अलग पॉट के अंदर
अलग अलग प्लांट के साथ में इसको करेंगे। ये हो गया अपने पास सिंपल सा सैंड कल्चर। अब क्या होता है कि सैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि उसके अंदर कई बार जो सैंड होती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स पूरे भी सप्लाई है फिर भी क्या होता है कि रूट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई बार मिट्टी की जगह अपन क्या काम में लेते हैं, वर्मिकुलाइट को काम में लेते हैं। अब ये वर्मिकुलाइट क्या चीज आ गई? वर्मिकुलाइट क्या होता है, सॉइल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट रहता है, और इस वर्मिकुलाइट को हम क्या करते हैं, सैंड कल्चर में सैंड की जगह काम में लेते हैं। ऐसे टेक्निक को हम बोलते हैं वर्मिकुलोपोनिक्स। आपको याद रखना है, वर्मिकुलोपोनिक्स मतलब वर्मिकुलाइट का अपन ने काम में लिया है। वर्मिकुलाइट क्या है? एक तरीके से इनर्ट, लाइट वेट और केमिकली इनएक्टिव एक मटेरियल है। तो अपन इसको आर्टिफिशियल सॉइल कह सकते हैं, एक तरीके से आर्टिफिशियल सॉइल है। ये लाइट वेट होगा, इनर्ट होगा। इसका मतलब कि अगर हम वर्मिकुलाइट को जो मटेरियल है उसको काम में लेंगे तो अपने पास ये जो सॉइल के अंदर पैथोजन जनरेट होने की जो नॉर्मल कंडीशन रहती है, जो सॉइल के अंदर या सैंड के अंदर रहती है, कि अलग अलग तरीके के पैथोजन डेवलप हो जाते हैं, माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं और एल्गी ग्रोथ कर जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। वो कंडीशन इस वर्मिकुलाइट में नहीं रहेगी, क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब इसके साथ कोई भी तरीके के पैथोजन ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे अपन सैंड के जैसे न्यूट्रिएंट्स प्लांट काम में ले लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार चेंज करना पड़ता है, लेकिन वर्मिकुलाइट को चेंज नहीं करना पड़ता है। ये इसके स्पेशल फीचर हो गए किसके, वर्मिकुलाइट के। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम अलग अलग तरीके से ये कंडीशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सैंड को काम में लेते हैं तो अपने पास दो तरीके की समस्या आई, जो मैंने आपको बताया कि पैथोजेंस की ग्रोथ हो जाएगी, एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से सिम्टम्स का अपन को प्रॉपर पता नहीं चल पाता है। इसलिए हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं और वो आता है अपने पास वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसको देखते हैं। वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स या सैंड फ्री कल्चर के नाम से भी इसको जानते हैं, सैंड फ्री कल्चर। सिंपल सा मतलब इतना ही है कि प्लांट की ग्रोथ करवानी है बिना सैंड के। अब देखो, आपको यहां पर एक इमेज दिख रही है और इस इमेज के अंदर सारा सेटअप बता रखा है किसका, हाइड्रोपोनिक्स का, कि किस तरीके से एक प्लांट को हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ग्रो करवा रहे हैं। एक बोतल दिख रही है, एक ऐसा बता सकते हैं पॉट शेप स्ट्रक्चर है, पॉट है, जिसके अंदर अपन ने प्लांट को रख रखा है और इस प्लांट को एक प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर अपन ने ग्रो करवाना है। प्लांट को रख दिया है और साथ में कॉटन लगा दी और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंटामिनेटेड नहीं होगा, मतलब किसी भी तरीके से उसके अंदर पैथोजन नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ एक एरेशन ट्यूब लगा रखी है इस साइड में। एरेशन ट्यूब से क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे और साथ ही साथ एक जो बीकर जैसी स्ट्रक्चर बन रही है उसके थ्रू क्या करते रहेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते रहेंगे। अब देखो, ये हो गया हाइड्रो जो पोनिक्स टेक्निक है उसका एक सिंपल सा सेटअप। अब साथ ही साथ एक डायग्राम और देखो आप, ये इमेज इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि एक नीचे मोटर लगा रखी है और मोटर से एक डायरेक्शन के थ्रू आपको दिख रखा होगा कि कंटिन्यूसली वाटर की सप्लाई हो रही है। वाटर का मतलब जिसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लांट्स की ग्रोथ करवा रखी है। तो पहले तो वाटर ऊपर की ओर गया, तब अपन ने मोटर को काम में ले लिया, फिर टुवर्ड्स द ग्रेविटी जब पानी नीचे आएगा तो कंटिन्यूसली पौधों को क्या मिलता रहेगा, वाटर सप्लाई होती रहेगी जिसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत सारे प्लांट को अपन ग्रोथ करवा लेंगे। अब इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा। पहला इसमें बेनिफिट आपको ये नजर आएगा कि चूंकि हम इसमें सैंड काम में नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन के अंदर पैथोजन की ग्रोथ है वो नहीं होगी। पहला पॉइंट हो गया कि पैथोजन्स या जो कंटामिनेशन जो शो करते हैं रूट्स के अंदर वो नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि ये जो बीकर जैसी संरचना आपको दिख रही है या जो पोर्ट है, इसको अपन एक ब्लैक पेपर से कवर करते हैं। ब्लैक पेपर से कवर करेंगे तो होगा क्या कि लाइट अंदर आएगी नहीं। जब लाइट अंदर नहीं आएगी तो एक तो रूट का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर जैसे हम चाह रहे हैं वैसी हो पाएगी, लाइट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ एल्गी की ग्रोथ जो लाइट में ज्यादा होती है, अगर होगी एल्गी अंदर होगी तो लाइट की वजह से वो ग्रोथ, लाइट की एब्सेंस में वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ये दूसरा इसका पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये होगा कि ऐसी सोइल जो ड्राई सोइल है उसके अंदर, जहां पर इनफर्टाइल सोइल है, उस कंडीशन के अंदर ये मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। चौथा, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि चूंकि हम इस मेथड के अंदर बाहर से सप्लाई कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की,
तो एक प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है, जिस प्लांट को जिस कंसंट्रेशन के अंदर उसकी ग्रोथ हो पाती है, वो प्रॉपर अपन उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इससे अपन को ये पता चल जाएगा कि उसकी प्लांट की ग्रोथ कौन सी न्यूट्रिएंट्स के अंदर, कौन सी कंसंट्रेशन के अंदर हो पा रही है। अगला पॉइंट, इसके अंदर हम सिग्निफिकेंस के अंदर ये बता सकते हैं कि चूंकि मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अगर किसी भी तरीके से कमी होगी, तो हम हर एक मिनरल न्यूट्रिएंट्स की वजह से होने वाली कमी या उसके सिम्टम्स को आसानी से पता लगा पाएंगे। तो एक इस टेक्निक से रिलेटेड ये डेट पूछी जाती है कि सबसे पहले इस टेक्निक को किन्होंने अप्लाई किया था। तो ये सैंड फ्री कल्चर के अंदर सबसे पहले जो सेक्स थे, उन्होंने 1860 के अंदर, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1860 के अंदर सबसे पहले ये जो सैंड फ्री कल्चर है उसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ करवाई थी। अब एक पॉइंट और इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंस है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो बताया था 1804 में डी सोसर ने। और उसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्स की, वॉन सेक्स की। 1860 के अंदर उन्होंने बताया था कि प्लांट किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि अपने पास इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उनको हम देखते हैं। अब देखते हैं हम असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में कि कौन सा मिनरल एलिमेंट प्लांट के लिए असेंशियल है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा सकें कि वो एलिमेंट प्लांट के लिए असेंशियल है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि अब तक टोटल 105 एलिमेंट को डिस्कवर किया जा चुका है और उनमें से 60 जो मिनरल एलिमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस प्लांट में देखी गई है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको हम टॉक्सिक या हैवी मेटल बोलते हैं, जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में रोल तो प्ले नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर उनका डिपोजिशन रहता है। जैसे हम गोल्ड बता सकते हैं, स्ट्रोंशियम बता सकते हैं, सेलेनियम बता सकते हैं। इस तरीके से ये कंडीशन हो गई। अपने पास एट प्रेजेंट टाइम इस तरीके की टेक्निक है कि कोई भी एलिमेंट जो 10 की पावर -8 ग्राम पर ml इस कंडीशन में भी अगर प्रेजेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन 60 एलिमेंट जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, उनमें से अपने पास कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए असेंशियल है। तो उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि जो एलिमेंट इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, वो एलिमेंट प्लांट के लिए क्या कहलाएगा, असेंशियल एलिमेंट कहलाएगा। तो देखो, चाहे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर किसी भी प्लांट की बात करें, असेंशियल कोई भी चीज हमारे लिए होती है, अगर वो नहीं मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, या प्लांट भी क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, मेड्स हो जाएंगे। तो ये जो 4 क्राइटेरिया है वो डिसाइड करेंगे कि वो एलिमेंट असेंशियल है और किस तरीके से असेंशियल है। देखो यहाँ पर एम का मीनिंग है, वो है मेटाबॉलिज्म का। एम का मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब एलिमेंट डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा हो या फिर फंक्शनल रोल प्ले कर रहा हो। इस तरीके से वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेगा तो अपन बोलेंगे कि वो एसेंशियल है। दूसरा आएगा एब्सोल्युटली नेसेसरी। एक एलिमेंट असेंशियल कब होगा, जब वो प्लांट के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होगा। चाहे प्लांट को ग्रोथ करनी हो, डेवलपमेंट करना हो, सीड है उसको सेट करना हो, या फिर बता सकते हैं कि उसकी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट मस्ट है। इसका मतलब वो एक तरीके से असेंशियल हो गया। तीसरा हम क्या बता सकते हैं, डेफिशिएंसी या फिर डिजीज या डिसऑर्डर। उस एलिमेंट के एब्सेंस में अगर वो एलिमेंट जो नेसेसरी है वो नहीं हो प्लांट के पास, तो प्लांट के अंदर किसी ना किसी तरह की क्या आएगी, डेफिशिएंसी आएगी या फिर डिजीज आएगी। चौथा जो पॉइंट है वो आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब हर एक एलिमेंट जो प्लांट के लिए हम बोलें कि वो एसेंशियल है, इसका मतलब वो स्पेसिफिक होगा, उसको कोई भी दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसका काम वही एलिमेंट कर पाएगा, इसका मतलब वो स्पेसिफिक हो गया, उसको किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और अगर वो एब्सेंट रहा तो किसी ना किसी तरीके की प्लांट के पास क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी। तो ये 4 पॉइंट है जो डिसाइड करते हैं उसके क्राइटेरिया को कि प्लांट जो मिनरल एलिमेंट है वो किस तरीके से प्लांट के लिए असेंशियल है। अब हम देखते हैं इनके कौन कौन से जो टाइप्स हैं, कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स के टाइप हैं, उनके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स। ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो 3 तरीके से इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, उनकी मात्रात्मक आवश्यकता कितनी है प्लांट को, उसके आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनका क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बेसिस पे, और उनका क्या रोल है एलिमेंट का, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इससे पहले अपन ने देखा था कि टोटल 105 एलिमेंट है, जिनके में से
60 एलिमेंट की प्रेजेंस प्लांट में दिखाई गई है, और उनमें से प्लांट के लिए जो एसेंशियल है वो कितने हैं? 17। इन 17 एलिमेंट को आपको याद रखना है। उनको ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक को बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक को बोल दिया अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक को बोल दिया अपन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहली बात, इनके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं डिफरेंस कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आपको सिंपल सा पता लग रहा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब इनकी प्लांट, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इनकी कंसंट्रेशन प्लांट को ज़्यादा चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी प्लांट को कंसंट्रेशन कम चाहिए। अब कम कितनी चाहिए और ज़्यादा कितनी चाहिए उसके बेसिस पे दूसरा पॉइंट है, अगर एक न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 10 मिली मोल पर किलोग्राम अगर प्लांट को चाहिए, किसी भी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम चाहिए तो अपन उसको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। और 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम अगर कंसंट्रेशन चाहिए, कम अगर कंसंट्रेशन उसकी चाहिए 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम चाहिए तो अपन ने उसको क्या बोल दिया? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक क्राइटेरिया और लिख रखा है आरबीसी की बुक में कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट 1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर की कंसंट्रेशन में प्लांट को चाहिए तो अपन उसको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, और इससे कम कंसंट्रेशन के अंदर चाहिए 1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर से तो उसको अपन बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तीसरा पॉइंट क्या हो गया इसके अंदर कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी रेंज चूंकि ब्रॉड है, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन अगर प्लांट को थोड़ी ज्यादा भी मिलती है तो प्लांट के ऊपर कोई तरीके का सिम्टम नहीं आएगा। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट को ज्यादा सप्लाई करवा दिया प्लांट को, या प्लांट के पास ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई उसकी, उस कंडीशन के अंदर ये टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो क्या है? कम है। रेंज कम है, इसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। अब हम देखते हैं कि मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्चुअली इन 17 में से है कौन से। इनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक अपन लगाते हैं और इनको एक ट्रिक से याद करते हैं। पहले देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनके जो नंबर है याद रखना आपको 9 है, तो 9 तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है और 8 क्या हो गए? वो हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इन 9 को कैसे याद करें? पहले जो सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप वो लगाना चाहो तो आपको लिख देना CHON, कौन? पंकज कुमार शर्मा क्या मांगे, क्या मांगे। एक तो ये हो गया, तो ये कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये हो गया। दूसरा देखो, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी दोस्तों की, बड़ी से आप याद रख लेना मैक्रो, और उन्होंने किसका ऑर्डर किया? मैगी का ऑर्डर किया। मैगी सभी ने खा ली। अब एक दोस्त ने बोला कि पैसे कौन चुकाएगा, तो आपको इसी से याद रखना है कि मैगी के पैसे, मैगी के सारे पैसे कौन काटेगा। आपको ये याद रखना है, मैगी के सारे पैसे कौन काटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से आपको ये ट्रिक से इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट को याद कर लेना है। अब हम दूसरा देखते हैं इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट को, इसकी टेक्निक देखते हैं। ठीक है, ये है इसकी टेक्निक। मनमोजी, मनमोजी फेसबुक क्यों नहीं चलाता। आपको इतना याद रख लेना इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितने हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हो गए? 8। मनमोजी फेसबुक क्यों नहीं चलाता, या आप इसको मनमोहन जी भी याद कर सकते हो। मनमोहन जी फेसबुक क्यों नहीं चलाता, सोनिया गांधी मना करे उनको, हो सकता है। ठीक है, मनमोहन जी फेसबुक क्यों नहीं चलाता। ये टेक्निक हो गई किसकी? माइक्रोन्यूट्रिएंट की। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मिनरल न्यूट्रिशन के टाइप। अब देखते हैं इसमें, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पे 4 ब्रॉड कैटेगरी अपने पास। एक तो ऐसे कंपोनेंट जिनको अपन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बोलते हैं, प्लांट की स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक हम बता सकते हैं CHO और N, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हो गए? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जैसे हम देखते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, उनके अंदर हम कार्बन देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन देखते हैं। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, एक प्लांट बॉडी बनाते हैं या एक सेल बनाते हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उनके अंदर इन 4 का रोल हो गया। दूसरा आता है एनर्जी रिलेटेड। एनर्जी रिलेटेड जैसे ATP या फिर NADPH की बात करें हम, तो उनके अंदर जो डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, जैसे फॉस्फोरस है ATP के फॉर्मेशन में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है,
तो वो एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट बनाएगा, उसको अपन ने बोल दिया एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट। और जो एनर्जी रिलेटेड हो गए उनको अपन ने बोल दिया एनर्जी रिलेटेड फंक्शन। तीसरा आता है एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। जैसे हम बात करें पहले मैग्नीशियम की, आपको मैग्नीशियम के बारे में एक तो आपको पता होगा कि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो राइबोसोम की असेंबली है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। साथ ही साथ दूसरा हम इसके अंदर देखें तो मैग्नीशियम होता है, वो क्या करता है? रूबिस्को जब हम C3 साइकिल की बात करते हैं, C4 साइकिल में भी होता है एक्चुअली, रूबिस्को या फिर पेप कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, उसके अंदर भी मैग्नीशियम की प्रेजेंस देखते हैं कि किस तरीके से मैग्नीशियम की प्रेजेंस इनको क्या करती है? एक्टिवेट करती है रूबिस्को के लिए। दूसरा हम देखते हैं जो जिंक होता है Zn+2, उसका रोल होता है एज ए एक्टिवेटर, किसके लिए? एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए। हम Mn की बात करें तो ये जो मैंगनीज है उसका रोल किस में होता है? मैंगनीज का रोल होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आपने वहां पर देखा होगा कि जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है उस कंडीशन के अंदर ये जो Mn है वो Cl के साथ मिलकर वाटर हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। इससे रिलेटेड हो गया। मोलिब्डेनम हम देखते हैं तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजिनेज है उसके लिए एक्टिवेटर का काम कौन करता है? मोलिब्डेनम काम करता है। तो इस तरीके से एंजाइम एक्टिवेटर का काम इसने किया। मेंटेन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखो एक सेल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, उसकी सेल की हम टर्जिडिटी की बात करें कि सेल के अंदर वाटर का लॉस होगा, वाटर अंदर जाएगा, उसको जो कंट्रोल करने का काम होता है, या उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है? बेसिकली पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये भी मिनरल एलिमेंट किससे रिलेटेड हो गए? ऑस्मोटिक पोटेंशियल से रिलेटेड। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं वो मोमेंट से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे यही पोटेशियम जो रोल है वो जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वहां पर उसका क्रूशियल रोल होता है। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो एज ए बफर एक्टिविटी करते हैं, जो पीएच मेंटेन करते हैं एक सेल का, उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ये सारे एलिमेंट्स के बारे में देख लिया। अभी जो एसेंशियल एलिमेंट जो 17 थे उनमें से जो अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात की, उनमें से आपको याद रखना है कि एनपीके जो है, एनपीके ये प्राइमरी मैक्रो एलिमेंट है। और उसके बाद में जो बचे हुए 3 थे जो लास्ट के, जिसको अपन ने Ca, Mg और सल्फर बोला था, ये सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम एसेंशियल एलिमेंट को 2 कैटेगरी में और बांट सकते हैं। किसके बेसिस पे? उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। जैसे मिनरल एलिमेंट होते हैं और दूसरा नॉन मिनरल एलिमेंट। लाइक जब हम बात करते हैं CHO की, तो अपने पास हाइड्रोजन का क्या सोर्स रहता है? हाइड्रोजन का सोर्स रहता है वाटर। ऑक्सीजन का सोर्स रहता है अपने पास एयर से भी होता है और साथ ही साथ वाटर भी होता है। कार्बन का जो सोर्स होता है वो क्या रहता है अपने पास? CO2। तो ये जो 3 है CHO, इनको अपन नॉन मिनरल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट हुआ। हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन तरीके के मिनरल एलिमेंट हैं, उनको बहुत ही शानदार ट्रिक्स हैं और एक सिस्टमेटिक टेबल के थ्रू हम उनको तैयार करते हैं और उनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उनको हम देखेंगे।